Hello everyone. I again welcome you all in the lecture series of crop production technology part 2, that is Rabi crops. And the today's topic of discussion, the Barsim crop. Most of the matter is collected by Dr. Kannauj, Assistant Agronomist, CCSHU Hisar. Today we are going to discuss about the origin, area, botanical description, climatic conditions, soil requirement, fertilizer management, harvesting variety and insect pest management in this lecture. Now scientific name Trifolium alexandrinum, and it is generally known as the बरसीम और इजिप्शियन क्लोवर. क्रोमोजोम नंबर है इसका 16 और लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है. इसका मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में सक्षम क्रॉप है. इसको किंग ऑफ फॉडर क्रॉप्स भी कहते हैं. रबी क्रॉप्स में उत्पादन होता है और इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, नवंबर से लेकर मई के महीने तक. यानी जब सर्दियों का पीरियड होता है, जब फॉडर नहीं होता तब भी, और जब अप्रैल के बाद वाटर की स्कैरिसिटी हो जाती है उस टाइम पे भी हमें ग्रीन चारा देने में सक्षम फसल है. ये मॉडरेटली टॉलरेट कर लेती है सैलिनिटी को, इसलिए जैसे हम बार्ले को यूज करते हैं रिक्लेमेशन में सैलाइन सॉइल के, वैसे फॉडर क्रॉप यूज करनी हो तो हम बरसीम क्रॉप को लेते हैं. नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी है, तो इसके बाद जो हम उगाएंगे फसल उसके लिए हमें फर्टिलिटी के स्टेटस की ज़्यादा चिंता नहीं रहती. इरिगेटेड कंडीशंस इसके लिए ज़रूरी हैं. इसकी जो फॉडर है सॉफ्ट है, प्लेटेबल है, सकुलेंट है सभी स्टेजेस पे, और इसको हम हे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. जो लास्ट की कटिंग है उसको मार्च और अप्रैल के महीने में. न्यूट्रेंट कंटेंट की बात करें तो प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा है इसमें, 20 से 24%. क्रूड फाइबर जो डाइजेशन में मदद करता है 25.9%. टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रेंट्स 60 से 65%. कैल्शियम जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है ये न्यूट्रिशन में. कैल्शियम प्रेजेंट रहता है 3%. फास्फोरस 0.4%. डाइजेस्टेबल ड्राई मैटर 65 से 70%. डाइजेशन इसलिए इसका इजी है और इसका पाचन आसान है. अगर ओरिजिन की बात करें तो इजिप्ट से ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया में 1904 में आया. जो मेन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जहाँ लेग्यूम्स के रूप में होता है वहाँ सीरिया और पर्सिया. वहाँ की प्रिंसिपल ग्रीन फॉरेज क्रॉप है हॉर्सेज के लिए, डोंकीज के लिए और कैमल्स के लिए. अब अगर बात करें एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की, तो वर्ल्ड में बात करें तो 9.1 मिलियन हेक्टेयर में वर्ल्ड में इसका कल्टीवेशन होता है. और इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1.9 मिलियन हेक्टेयर के ऊपर इसकी खेती होती है. जनरली मिक्स्ड क्रॉपिंग में होती है इसकी खेती. तो जो इसकी जनरल औसत पैदावार मानते हैं वो 700 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर की होती है. वर्ल्ड में बात करें तो लगभग पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती होती है. इजिप्ट, इजराइल, सीरिया, पर्सिया, साइप्रस, इटली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसे देशों में इसका प्रोडक्शन होता है. अब इंडिया की बात करें तो हमने डिस्कस किया 1.9 मिलियन हेक्टेयर यानी 2 मिलियन हेक्टेयर के करीब इसकी खेती होती है, और जो पैदावार है उसकी 700 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर है. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया उसमें जो फॉडर का है विंटर क्रॉप में ये एरिया बहुत ज़्यादा है. उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 कल्टीवार्स हैं जो ब्रांचिंग और बिहेवियर के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है. जो हाईली ब्रांचिंग है जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है क्योंकि उसकी नंबर ऑफ कटिंग्स ज़्यादा है, 4 से 6 कटिंग पर सीजन होती है. मस्कावी और कंदावरी सैदी 2 कट देती है. और फैली बरसम है, लो ब्रांचिंग कल्टीवार है, मोर अडेप्टेड टू ड्राई एरियाज. तो ड्राई एरियाज में जो भी आपने पौधा देखने को मिलेगा उसकी ब्रांचिंग कम होती है, लीफ साइज कम होती है, और वो ग्राउंड कवर जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि
जो ट्रांसपिरेशन का लॉस है वो कम हो सके, और जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग कम होगी इसका मतलब उसके बाद नंबर ऑफ लीव्स पर यूनिट एरिया भी बड़ा होने के बाद कम रहेंगी, तो प्लांट ईजिली वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। इनके ऊपर अपेंडेजेस होती हैं जो एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट की खासियत होती है। लीव्स होती हैं ट्राइफोलेट, यानी एक साथ 3 लीव्स आपको एक गुच्छे में दिखेंगी, तो 3 लीव्स का गुच्छा होता है, इसके ट्राइफोलेट बोलते हैं। पेट्यूलेट यानी जो लीव्स होंगी वो पेट्यूल से जुड़ी हुई होंगी, यानी सीधी स्टेम से स्टार्ट नहीं होगी, उसके बीच में एक स्टेम का पार्ट होगा जहाँ से ये लीव्स का जुड़ाव होता है, तो पेट्यूलेटिक लीव्स है। मेम्ब्रेनस, इसका मतलब ये हो गया कि ये सॉफ्ट है। जो लीव्स होगी हमने इसकी करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि इजिली प्लेटेबल है, डाइजेस्टेबल है, तो सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए इसको मेम्ब्रेनस बोलते हैं। ओब्लोंग इलिप्टिकल, यानी जो इसकी लीव्स हैं वो अंडाकार की होंगी, लास्ट में बड़ी ऐसे इलिप्टिकल होंगी, या ओब्लोंग लैंकोलेट। ये कैसी लीव्स होती है, सीधी जैसी यूकलिप्टस की लीव्स होती हैं, इस प्रकार की लंबी सीधी सी लीव्स चलती हैं, और इसके बाद फिर इसमें वेरिएशन होता है इस प्रकार से। तो अगर ऐसी लीफ है तो उसको क्या बोल लेंगे, ओब्लोंग लैंकोलेट, और अगर अंडाकार है तो ये क्या होंगी, ओब्लोंग इलिप्टिकल। अरेंज अल्टरनेटिवली, ये हमने डिस्कस कर लिया। ऊपर की पत्तियां होती है वो गुच्छा बनाती हैं ताकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कर सकें, और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं तो एक दूसरे के वो अल्टरनेट उसका वेरिएशन अरेंजमेंट ना होके थोड़ा साइड में भी हो जाता है, क्योंकि झाड़ीनुमा हो जाता है ऊपर से पौधा। जो इन्फ्लोरेसेंस होगी वो उसमें पेपलिनस फ्लावर होंगे, यानी जैसे बटरफ्लाई की फीदर्स होते हैं उस प्रकार के। कलर इनका येलोइश वाइट रहेगा, डेंस रहेंगे, इलिप्टिकली क्लस्टर रहेंगे, यानी ऊपर की तरफ ये खिले हुए रहेंगे, और इनका जो हेड होता है फ्लावर का वो लगभग 2 सेंटीमीटर के डायामीटर का होता है। पोलिनेशन हनी बीज करती हैं, तो इसका मतलब क्रॉस पोलिनेटेड है, और जो पोड आएगी सिंगल वाइट टू पर्पलिश कलर के, इसके अंदर आपको सीड देखने को मिलेंगे। अगर हम ये देखें कि इसके फ्लावर कैसे हैं, तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब ओव्यूल डेवलपमेंट हुआ, सीड का डेवलपमेंट हुआ, तो जो ऊपर के फ्लावर खिलता है वो जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो मुरझा जाती हैं। ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस है। हमने पढ़ा येलो से वाइटिश हो सकती है, बरसीम के सीड है, और ये बरसीम की क्रॉप है। और जो एंथेसिस होती है इसमें मॉर्निंग आवर्स में होती है बटरफ्लाई के लिए। तो हम ये रिकमेंड भी करते हैं कि अगर आपकी क्रॉस पोलिनेटेड फसलें हैं तो उसमें हमें सुबह और शाम को स्प्रे नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, वरना वो बटरफ्लाइज को हार्म करता है। बरसीम वेल एडेप्टेड है कूल और मॉडरेटली कोल्ड क्लाइमेट में। एक तो इस क्रॉप की सबसे बड़ी बात यह है, जब ये बोई जाती है तब वो सितंबर से अक्टूबर का महीना होता है, यानी तब भी टेम्परेचर अच्छा होता है, 25 से 30 के करीब इसका टेम्परेचर होता है। और जैसे ही ये आगे अपने वेजिटेटिव साइकिल पूरा स्टार्ट करती है तो सीवियर विंड्स आती हैं, सीवियर कोल्ड आती है, और जब ये पकने लगती है मार्च का महीना, तब फिर गर्मी आती है। तो ये फसल एक ऐसी है जो गर्मी और सर्दी लगभग दोनों को सहन कर लेती है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में इसको एक मेन फोटर क्रॉप के रूप में यूज़ करते हैं। क्लाउडी डेज होते हैं वो इसके लिए अच्छे नहीं होते। यूनिफॉर्म हाई टेम्परेचर जो इंडियन कंडीशंस में होता है वो बरसिम के कल्टीवेशन के लिए सही रहता है। ये ज़्यादा ड्रोट को सहन नहीं कर सकती, फ्रोस्ट को और हैवी रेनफॉल को, यानी मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, मॉडरेट सा क्लाइमेट रहेगा, तो ये 4 से 5 कटिंग आराम से दे देती है। और जो फ्रोस्ट पीरियड है वो क्रॉप को डोरमेंट रखता है, उसमें रीजनरेशन नहीं होती, यानी कि जब हम सर्दियाँ होती हैं पीक की, जब हम कटाई कर देते हैं तो इसमें ग्रोथ नहीं, डोरमेंट स्टेज में रहेगी। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ये दोबारा ग्रोथ कर लेगी, और वो टाइम जब फसल की हार्वेस्टिंग होता है मार्च अप्रैल के महीने में, तब ये फोडर की पूर्ति करती है, जबकि उस टाइम पे फोडर इसके से और कोई क्रॉप जल्दी देने के लिए सक्षम नहीं है। और अगर कंडीशंस ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटी है, तो ये अप्रैल नहीं, मार्च अप्रैल से मई तक भी इसकी हम फोडर की कटिंग ले सकते हैं, और उसके बाद में जो बचता है उसको हम ड्राई फोडर के रूप में भी इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब टेम्परेचर की बात है
तो टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर के लिए आइडियल है। वेजिटेटिव 18 से 21, अगर 18 से नीचे चला जाएगा तो क्रॉप किस में चल जाएगी, सर्दियों वाले जो सीजन में होता है डोरमेंसी में चली जाएगी। और अगर 35 से ऊपर चली जाती है तो भी ग्रोथ सस्पेंडेड हो जाती है। तो जो अपना मई का महीना है उसके अंदर हम इसको ड्राई फॉडर के रूप में यूज़ करते हैं। रेनफॉल 250 सेंटीमीटर पर ईयर जहाँ हो वो इसके लिए सूटेबल है। ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर लाइट की बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट है, यानी जब इसके बीज आएंगे तब इसको ब्राइट सनशाइन की और लंबे दिनों की आवश्यकता पड़ती है। सोयल की रिक्वायरमेंट, क्ले टू लोम सोयल, ये लगभग क्ले टू लोम सोयल है। जिनकी जड़ें डीप जाती हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन सोयल होती है। ह्यूमिक कंटेंट जिसमें ज़्यादा हो, कैल्शियम प्रेजेंट हो, फास्फोरस हो, वो बरसीम की ग्रोथ के लिए अच्छी हैं। जो सैंडी सोयल्स हैं अगर आप उसमें ग्रो करते हो तो इसकी यील्ड अच्छी नहीं आती। सैंडी लोम सोयल फिर भी ठीक है अगर आपके पास फ्रीक्वेंट इरिगेशन की फैसिलिटी वहाँ पर प्रेजेंट है। और इसको हम सैलाइन सोयल पे भी उगा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा एसिडिक सोयल है उनमें इसकी खेती नहीं की जा सकती। तो जो इसकी पीएच रेंज बनती है ये 6.5 से 8 पीएच तक इसकी बनती है। तो हैवी सोयल्स होंगी वो इसके लिए कंपेरेटली बेस्ट रहती हैं, क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि 700 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर पैदावार देती है, इसका मतलब उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत रहेगी। और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब मॉइस्चर करने की क्षमता ज़्यादा होगी वो सोयल इसके लिए ओबियसली बेहतर रहेगी। तो लाइट सोयल्स होती हैं, बिल्कुल लाइट सोयल्स होती हैं, तो उसमें पानी के को एब्जॉर्ब करने की या रिटेन करने की क्षमता कम होती है, तो ये फसल के लिए उपयुक्त नहीं है। और हैवी सोयल्स है या क्ले लोम सोयल है वो बेहतरीन है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंजर्वेशन करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर हम बात करें फील्ड प्रिपरेशन की। एक सोयल इन्वर्जन जरूरी है, डिप्लॉइंग आप कह लो उसको, जरूरी है। क्योंकि हमने देखा इसकी जो जड़ों की डेप्थ की बात की हमने, वो बात की थी कि सेलो टैप रूट सिस्टम है, यानी कि जो मेजर हमारे सीरियल क्रॉप्स की जो जड़ों के नीचे जाने की क्षमता होती है उससे ज़्यादा नीचे जाती है, तभी ये ज़्यादा ग्रो कर पाती है। और उनको इसको अपने लाइफ टाइम में थोड़ा सा पीरियड डोरमेंट कंडीशंस का भी निकालना पड़ता है। मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी के बीच में जब गर्मी और फ्रोस्ट के अटैक्स आते हैं या उसका कंडीशंस डेवलप होती हैं, तो इस क्रॉप को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा रूट सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो न्यूट्रेंट और वाटर का एब्जॉर्प्शन टाइमली करते रहें और फ्रोस्ट से अपने आप को बचा सकें। उसके बाद इसका बीज बहुत बारीक होता है, तो 1-2 प्लैंकिंग आपको क्लोड्स को ब्रेकिंग करने के लिए ज़रूरी करनी पड़ेंगे, ताकि जो सीड बेड है वो फाइन बन जाए। ग्रासेज और स्टोबल्स को हमें यहाँ से हटाना, इनकी जो सीड बेड है उससे हटाना पड़ेगा। फाइन वेल प्लोराइज्ड, यानी महीन दाने हैं, तो इस जब जो आप सीड सोइंग करते हो उसके लिए अगर दाने महीन है तो इसका मतलब उसका जो सीड बेड प्रिपेयर होगा वो भी फाइनर होगा, और नहीं तो वो मॉडरेट होता। अगर दाने और बड़े होते तो कोर्सर टाइप की टिल्थ की ज़रूरत पड़ती। और ये ज़मीन के अंदर दाने छोटे हैं हमें जो बोने के लिए, तो जब दानों का साइज छोटा है तो हम इसको ज़्यादा डेप्थ पे नहीं डाल सकते, क्योंकि कोलेप्टाइल की लेंथ का इशू आ जाएगा। वो जर्मिनेट होगी पर इमर्ज नहीं होगी, तो इसके अंदर आंट्स का और टर्माइट्स का अटैक भी होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें सीड ट्रीटमेंट करते वक्त इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो टर्माइट्स के लिए क्लोरपायरिफॉस का सीड ट्रीटमेंट कर देंगे, इमिडाक्लोरोपिड से भी हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इससे दोनों चीज़ों का कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं सोइंग की। तो बरसीम की सोइंग सितंबर के एंड से लेकर अक्टूबर तक कर सकते हैं, यानी अक्टूबर के महीने में हम किसकी और बिजाई करते हैं, मस्टर्ड और रेपसीड की बिजाई करते हैं, तो उनसे पहले हम इसकी बिजाई शुरू कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये लगभग 40-45 दिन बाद पहली कटिंग दे देती है, यानी जब नवंबर के सोइंग होगी तब हम इसकी एक कटिंग लेने की पोजीशन में होते हैं। और उसके बाद डोरमेंट सीजन आएगा, और डोरमेंट सीजन के बाद जैसे ही फसल कटाई का टाइम आएगा फरवरी मार्च का, तो ये दोबारा अपनी कटिंग्स देना स्टार्ट कर देती है। और इसके लिए अगर आपको करना है तो जो रेगुलर फूड सप्लाई आपको चाहिए,
फोल्डर की, तो स्कैटर्ड सोइंग करनी चाहिए, कुछ आज कर दे कुछ बाद में। और लेट सोइंग कंडीशंस हैं विंटर की, वो यील्ड को कम कर देती हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था, जो इसका बढ़िया टेम्परेचर है वो 18 से 25 के बीच में है। अगर इतने में होती है तो इस क्रॉप को कोई दिक्कत नहीं है। 18 से जैसे जैसे नीचे जाएगी क्रॉप डोरमेंट स्टेज में चली जाएगी और 35 से ऊपर चली जाएगी तो वो सीड की जो मैच्योरिटी है उसकी तरफ बढ़ेगी। सीड रेट की बात करें तो 25 से 30 kg सीड पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है और रूट टू रूट स्पेसिंग हम 25 सेंटीमीटर रखते हैं। अगर आपको अच्छी पैदावार की आवश्यकता पड़ती है तो 25 किलो जो इसका बीज है 25 किलो, उसके अंदर आप 25 किलो ओट या 1 kg मस्टर्ड पर हेक्टेयर के हिसाब से मिला लें। तो इसमें एक बाद में दिक्कत आएगी, जो हम इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें डिस्कस करेंगे, एक ब्लोटिंग डिजीज आती है। तो ये मस्टर्ड का अगर आपने बीज लगा रखा है या ओट उसके साथ मिक्स कर रखी है तो आपकी वो समस्या हल हो जाती है। अब सीड ट्रीटमेंट करना हो तो सबसे पहले कॉमन साल्ट का करोगे। कासनी के बीज इसके साथ मिक्स आते हैं, लगभग सिमिलर बीज होते हैं। तो जब आप कासनी के बीज के साथ ये बीज आप पानी में डालोगे 5% साल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो बीज कासनी के ऊपर आ जाएंगे। आप उनको सेपरेट कर दो और जो अपने बीज आपके नीचे रह जाते हैं उनको, इनका जो स्पेसिफिक आपका राइजोमिक कल्चर है, राइजोबियम ट्राइफोलाइस, उसका सीड ट्रीटमेंट करके उसको 6 से 8 घंटे आप शेड में सुखाओ और उसके बाद उसकी सोइंग के लिए चले जाओ। तो लिमिटेड नाइट्रोजन कंडीशंस होती हैं उसमें इसके बेहतरीन रिजल्ट आते हैं और ये रूट नोडल जो होती हैं उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। और जो नेक्स्ट क्रॉप आती है उस क्रॉप के लिए भी जड़ों में जो गांठें होती हैं ये नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को कम करने में सक्षम होती है। अब मेथड ऑफ सोइंग की बात करें आप तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ड्राई बेड मेथड और वेट बेड मेथड। तो जनरली हम बीज छोटा है इसका तो ब्रॉडकास्टिंग से ही करते हैं, लाइन सोइंग कम मिलती है हमें बरसी में देखने को। तो अगर आपको ड्राई बेड मेथड से करना है तो कुछ आपके मॉइस्चर कंडीशंस अगर सोइल के ठीक है तो आप उस रेजिडुअल मॉइस्चर पे ही आप इस जो बरसीम के सीड है उसको यूनिफॉर्मली आप स्प्रेड कर दो सोइल के ऊपर और प्लैंकिंग कर दो। तो जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद पानी लगाते हैं। वेट में क्या होगा, पहले पानी लगाते हैं फिर सीड उसके अंदर ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे पडल कंडीशंस में करते हैं उसी प्रकार से, और फिर यह जर्मिनेट हो जाती है और उसके बाद एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हम इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन कोई क्रिटिकल स्टेज नहीं है इसकी, वो तापमान के आधार पर या सर्दी के मौसम के आधार पर हम इरिगेशन करते हैं। ये लेगुमिनस क्रॉप है और हमने सीड का ट्रीटमेंट भी किया था राइजोबियम ट्राइफोलाई से, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेती है। फिर भी हमें स्टार्टर डोज के रूप में 20 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की और 70 kg P2O5 पर हेक्टेयर के सोइंग के टाइम दे देनी चाहिए। अगर आपने ओट का सीड मिक्स किया है तो उसके अंदर 40 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की आपको अलग से रिक्वायरमेंट पड़ती है। बाकी नाइट्रोजन की पूर्ति ये फसल अपने आप कर लेती है। वाटर मैनेजमेंट हमने कहा कोई, क्योंकि फोटर क्रॉप है तो कोई क्रिटिकल स्टेज का इसके अंदर बनता नहीं, लेकिन हाई सक्यूलेंट बायोमास प्रोड्यूस करती है। तो 3 से 5 दिन लाइटर सोइल में अगर आपने सोइंग की है तो इरिगेशन देना चाहिए। हैवी सोइल है तो 6 से 8 दिन में। सीजन के ऊपर भी बाउंडेड है, तो आप समर में हो तो आपको जल्दी इरिगेशन देना पड़ेगा यानी अप्रैल के बाद, और आपका सर्दियों का दिन है तो आप 10 से 15 दिन में एक बार इरिगेशन दे दो तो काम चल जाता है। और जब भी आप कटिंग करो उसके बाद इरिगेशन देना जरूरी है, उसके कारण रिजर्नेशन है उसका जो फुटाव है वो तेज हो जाता है। अगर वीड्स की बात करें तो क्योंकि ग्रीन फॉटर है तो हाइट भी इसकी 80 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम जाती है, तो कटिंग में लगभग वीड्स आ जाती है पर इसकी क्वालिटी ख़राब कर देती है। तो जो इसमें वीड्स आते हैं मेजर, एस्फोडिलस जिसको हम प्याजी बोलते हैं, चिकोरियम जिसको हम कासनी बोलते हैं, चिनोपोडियम एल्बम, मुरेल, बथुआ, खरबथुआ और कोनोवलस आर्वेंसिस यानी हिरणखुरी। हिरणखुरी जिसको बेरड़े भी कहते हैं, काटते हैं जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये सारी साथ आती है तो काटने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीड फ्री कंडीशन रखनी पड़ेंगी 25 दिन के बाद। उसके बाद तो खुद स्प्रेडिंग है और हार्वेस्टिंग करेंगे इसके बाद 40 दिन बाद, तो
अपने आप ये इनके वीड्स के सीड प्रोड्यूस नहीं होते और ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आती। तो आप जो अगर आपको हैंड बीडिंग करनी है तो पहले आप जो हैंड बीडिंग करोगे 21 दिन बाद, और दूसरी आपने 35 से 40 दिन में एक बार हैंड बीडिंग कर देनी है इसकी, ताकि जो वीड के सीड है वो जो वीड के प्लांट हैं वो हमारी क्रॉप का जो प्रोड्यूस आएगा उसकी क्वालिटी को ख़राब ना करें। केमिकल वीड मैनेजमेंट रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इसके कारण इसके कटाई का समय आता है तो उसकी टॉक्सिटी हमारे फूड स्टॉक में जाने के चांसेस रहते हैं। तो हैंड बीडिंग करनी है 21 दिन में और 35 से 40 दिन के बीच में 2 बार। अब बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो सेकंड वीडिंग करनी है वो हमें 35 से 40 दिन में करनी है। तो वीडिंग के बाद हम लगभग 10 दिन के बाद हम इसके हार्वेस्टिंग पहले कर लेते हैं। तो 55 से 60 दिन के बीच में पहले हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर 30 से 40 दिन के अंतर पे हम अलग अलग जो हार्वेस्टिंग है या अलग अलग सॉइल कंडीशन है, इरिगेशन कंडीशन है, उसके आधार पर हम अंतराल पर इसकी कटिंग करते हैं। तो 4 से 6 कटिंग्स आ जाती हैं। 60 से 750 से लेकर 825 क्विंटल पर हेक्टेयर तक की ग्रीन फॉडर की पैदावार इससे ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें सीड प्रोडक्शन पे जाना है, तो अगर ज़मीन शुष्क है, लाइटर सॉइल है और पानी आपके पास कम है, तो आप उनको क्या करना है, जो पहली कटाई और जो आखिरी कटाई होगी वो मार्च के पहले हफ्ते में कर देनी है। अगर आपकी कंडीशंस मोएस्ट है यानी हैवी सॉइल हैं, क्ले लोम सॉइल्स हैं, तो मार्च के आखिरी हफ्ते तक आप कटिंग्स ले सकते हो, ग्रीन कटिंग। उसके बाद आप पानी लगा के छोड़ दो तो आपके 4.5 से 5.5 क्विंटल सीड भी प्रोड्यूस हो जाता है। इस टाइम पे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बरसीम के सीड कासनी के सीड के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर सीड प्रोडक्शन पे जाना है तो 100% आपको ये ध्यान रखना कि कासनी के सीड उसमें मिक्स ना हो। और जब आप आखिरी पानी देते हो, जब सीड प्रोडक्शन में जाते हो, तो फ्लावरिंग के टाइम पे आपके लिटल या लोअर साइड पे पानी देना है, यानी कम पानी देना है, नहीं तो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी। और उसके बाद सारे जो सीड हैं उसको फीड करने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि हमें पता है 35 डिग्री से ऊपर अगर तापमान चला जाता है तो ये इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हमारा जितना ज़्यादा उसकी हाइट ज़्यादा होगी, इसका मतलब उतने ज़्यादा सीड आने के चांस रहेंगे। और टेम्परेचर बढ़ गया तो फोटोसिंथेटिक रेट कम रह जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, और प्लांट का जो फ्रूट्स मैन्युफैक्चर करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्लांट को अपने कंडीशंस के साथ, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ कोप अप करने में वेस्ट हो जाएगा। तो हमें लाइट इरिगेशन देना है ताकि हाइट छोटी रहे, जल्दी सीड आए, जल्दी पक जाए। उसके बाद बात आती है, इसमें खास बात होती है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है एस्ट्रोजिनॉन्स। हमने देखे इसके पहले भी डिस्कस किया कि इस कारण ब्लड डिजीज आती है। ब्लड डिजीज क्या होती है, अफारा आना, गैस बनना पशु के अंदर। तो हमने पहले बात करी थी, अगर आपको इस टाइप की दिक्कत से ना जूझना पड़े तो आप जो ओट है और मस्टर्ड है उसके साथ मिक्सिंग कर दोगे तो उसके अंदर चांसेस बनने के कम हो जाते हैं। और दूसरा, अगर इसका इफेक्ट को आप कैसे कर सकते हो, जो फूडर होगी उसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल या लिनसीड ऑयल का आप स्प्रे कर दो, उससे भी जो ब्लड डिजीज है इसके चांसेस यानी अफारा आने के, गैस बढ़ने के चांसेस कम हो जाती है। ड्राई फूडर जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, जैसे व्हीट का स्ट्रा है, वो भी ब्लोटिंग जैसी समस्याओं को कम करने में मददगार साबित होता है। उसके बाद कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जो यील्ड में अच्छी हैं और उनकी यील्ड ठीक है, जैसे मस्कावी 80 से 90, वार्डन ऑल इंडिया में 90 से 150, BL1 पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए 100 से 120, BL10 पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, BL22, JB2 ये टेम्परेट रीजन के लिए और सेंट्रल रीजन के लिए, JHB 140 नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल जोन के लिए, और जो UPB 110 साउथ जोन के लिए। अब सिंगल कट के बाद बारी आती है मल्टी कट की। तो पहली इसमें जो वैरायटी है वो मस्कावी 4 से 5 कटिंग से दे सकती है। लीव्स है मीडियम साइज की है, नो मार्जिन है इसके अंदर। ग्रीन फूडर है 600 से 650 क्विंटल पर हेक्टेयर की इसमें आती है।
जो सीड होती हैं येलो से शाइनिंग होती है, और एडिशनल यील्ड जो आती है हमारी ग्रेन के रूप में 4.5 से 5.5 क्विंटल पर हेक्टेयर की आती है। फिर है हिसार बरसीम, एक फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है हिसार की। नंबर ऑफ लीव्स ज़्यादा है और 8 से 10 दिन मैस्कावी से ज़्यादा ग्रीन रहती है। तो ज़्यादा दिन ग्रीन रहेगी तो इसका फोडर है यील्ड वो मैस्कावी से ज़्यादा है, 700 से 750 क्विंटल पर हेक्टेयर, यानी इससे लगभग 50 से लेकर 100 क्विंटल पर हेक्टेयर की उपज ज़्यादा है। रेजिस्टेंट है स्टेम रोट से और रूट रोट से। हिसार बरसीम 2 फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है, 2014 में आई। 25 दिन ज़्यादा हिसार बरसीम से भी ज़्यादा ग्रीन रहती है। तो ये जो इसकी औसतन पैदावार है वो हरियाणा बरसीम 1 से ज़्यादा है, 750 से 800 क्विंटल पर हेक्टेयर की, और ये भी स्टेम रोट और रूट रोट से रेजिस्टेंट है। फिर बात करते हैं बरसीम के डिजीज़ मैनेजमेंट की, जो हमें अब डिस्कस किया कि 2 बड़ी बीमारियाँ आती हैं स्टेम रोट स्क्लेरोसोनिया ट्राइफोलियम से। अब इसके अंदर क्या होता है, जो कोलर रीजन होता है, जो ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ पोर्शन होता है, ये देखो इस पिक्चर में, पहली वाली पिक्चर में आपको दिखेगा, जो यही वाले पोर्शन होते हैं जहाँ ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से स्टेम ग्राउंड सरफेस के पास से स्टेम गलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा होता है तो आप, एक बड़ा कारण होता है कि हम इरिगेशन वो ज़्यादा दे देते हैं। दूसरा, हमें 2 स्प्रे की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी बवास्टीन की जनवरी और फरवरी के महीने में। HB1 और HB2 हरियाणा बरसीम 1 और 2 के अगर सीड है आपके पास तो ये 2 स्टेम रोट इसमें नहीं आती। दूसरी है रूट रोट, रेजोटोनिया सोलानाइया फ्यूजेरियम सिमेटिकम कह दो। तो इसमें क्या होगा, पूरा पौधा सडनली एकदम से विल्ट कर जाएगा। अब ये देखो जड़ में उखाड़े दिखा, जड़ पूरी रूटेड हो गई। तो इसका दूसरा, जैसे हमारी टर्माइट में आता है, जैसे पौधों के ऊपर की तरफ खींचोगे आसानी से खींच ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इस बीमारी से बचने के लिए एक तो हमें फसल साफ़ सुथरी रखनी, यानी वीड्स को हटा के रखना है। रेजिस्टेंट वैरायटी HB1 HB2 कर सकते हो। कार्बोफ्यूरॉन एट द रेट ऑफ 2 kg पर kg सीड के साथ आप इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो। और उसके बाद जो बवास्टिन है उसका भी सीड ट्रीटमेंट सेम कार्बोफ्यूरॉन की मात्रा के हिसाब से 2.5 ग्राम प्रति kg सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करने पर भी हम रूट रोट से निजात पा सकते हैं। उसके बाद ब्लैक आंट्स, जिसको चिट्टी या बड़ा मकोड़ा भी बोलते हो, तो ये जर्मिनेटिंग सीड है, उनको उखाड़ ले जाते हैं। इसके लिए मिथाइल पैराथीन है, 2% डस्ट बड़ी उत्तम है। ग्रास ऊपर जो बरसीम है उसके ऊपर जो अप्रैल का महीना होता है उसमें जाके डैमेज करता है। इसके लिए मेलाथियोन 1 लीटर पर हेक्टेयर 750 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। कई जगह हेलिकॉर्पा के भी जो अटैक देखने को मिलता है, उसके लिए स्पिनोसाइड के स्प्रे कर सकते हैं 150 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से। तो हम इस हेलिकॉर्पा आर्मी के जहरा से भी निजात पा सकते हैं। कुछ बात थी अधूरी जो कहीं नहीं गई, फिर झर से निकला आंसू और पूरी हो गई। मैं समझ ही रहा था तेरे मन के हालात, कुछ देर बाद कहानी जैसे मेरी हो गई। कुछ यूं पानी पे अक्स बनते चले गए, आँखों से फिर कालिख मिटती चली गई। बड़ी मुद्दतों बाद हंसी आंखें खुलकर, और माही चोट फिर पुरानी हो गई। करो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी 2 की श्रृंखला में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।